नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और टेस्ला चीफ एलन मस्क के बीच जमकर बहसबाजी हो रही है। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। मस्क ने इसके बाद ट्रंप का नाम नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के दोषी जेफरी एप्स्टीन के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन की फाइलों में है, यही वजह है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। वहीं ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि मस्क पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। मस्क ने ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक्स पर घोषणा की कि ट्रंप की सरकारी अनुबंध खत्म करने की धमकी के जवाब में उनकी कंपनी स्पेस एक्स अपने ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को तुरंत बंद करना शुरू कर देगी। यह अंतरिक्ष यान नासा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट और सामान ले जाता है। अगर स्पेस एक्स वाकई से बंद करता है तो इससे नासा और अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने लिखा, समय आ गया है कि बड़ा बम फोड़ने का। डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में है, यही कारण है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के बीच टैक्स और खर्च बिल को लेकर जुबानी जंग देखने को मिली। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि मैं एलन मस्क से बहुत निराश हूं, मैंने एलन की बहुत मदद की है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि एलन और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध थे, मुझे नहीं पता कि हम आगे भी रहेंगे या नहीं। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एलन को इस बिल के अंदरूनी कामकाज को यहाँ बैठे लगभग किसी भी व्यक्ति से बेहतर जानते थे। उनके जाने के ठीक बाद तक उन्हें कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि मस्क की आलोचना तभी शुरू हुई जब उन्हें पता चला कि हमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के मैंडेट में कटौती करनी होगी, ऐसा कुछ जो सीधे मस्क के हितों पर असर डालता है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि ये अगली बात होगी। उन्होंने आगे कहा कि मस्क के सुर में बदलाव काफी अलग था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के बीच तीखी बयानबाजी का असर टेस्ला कंपनी के शेयरों पर पड़ा है। गुरुवार को कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। मस्क की कंपनी शेयर गुरुवार को 14% गिर गए, जिससे कंपनी की कीमत में करीब 150 अरब डॉलर की कमी आई। जानकारों के अनुसार ये पिछले कई महीनों में टेस्ला के लिए सबसे बुरा दिन रहा। ये नुकसान इस बात का संकेत है कि अगर मस्क का सरकार से टकराव बढ़ा तो उनका काफी नुकसान हो सकता है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की पहली आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग अधिकारी निखिल फुसले को भी गिरफ्तार किया गया है। वो सुबह करीब 6:30 बजे मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, तभी उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट से पकड़ा गया। बता दें, निखिल फुसले आरसीबी की सभी प्रमोशनल गतिविधियों को संभालते हैं। वो खिलाड़ियों और टीम के बीच की कड़ी भी हैं और टीम के सोशल मीडिया अकाउंट भी देखते हैं। बाकी 3 गिरफ्तार लोग एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। पुलिस का कहना है कि इन लोगों की लापरवाही से ही भीड़ बेकाबू हुई और ये हादसा हुआ। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने हाल ही में पॉडकास्ट में खुलकर बताया कि किंगफिशर एयरलाइंस कैसे बंद हो गई। माल्या ने बताया कि 2008 की ग्लोबल आर्थिक मंदी उनकी कंपनी के डूबने की सबसे बड़ी वजह बनी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की थी और मदद मांगी थी। उन्होंने कहा कि मैंने प्रणब मुखर्जी से कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूं, एयरलाइंस को छोटा करना पड़ेगा, यानी कुछ जहाज हटाने होंगे और कर्मचारियों की छटनी करनी होगी, क्योंकि इस आर्थिक माहौल में सब कुछ चला पाना मुश्किल हो गया है। विजय माल्या ने बताया कि जब उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की हालत खराब होने पर सरकार से मदद मांगी और कंपनी को छोटा करने की बात कही तो उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया, आप एयरलाइंस को छोटा मत कीजिए, आप काम जारी रखिए, बैंक आपकी मदद करेंगी। वहीं सारी से मुश्किलें शुरू हुई। विजय माल्या ने कहा कि अगर उन्हें निष्पक्ष ट्रायल और सम्मान से जीने की गारंटी मिलती है तो वो वाकई भारत लौटने पर सोचेंगे। उन्होंने कहा कि आप मुझे भगोड़ा कह सकते हैं, लेकिन मैं भागा नहीं। मैं तो पहले से तय एक यात्रा पर गया था, हाँ, फिर वापस नहीं लौटा, लेकिन उसकी वजह मेरे हिसाब से सही थी। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे भगोड़ा कहना चाहते हैं तो कहिए, लेकिन चोर कहां से आ गया? मैंने क्या चोरी की है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की है और अब वो चीन दौरे की योजना बना रहे हैं। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अमेरिका आने का न्योता भी दिया है। हालांकि दोनों देशों ने अभी तक किसी यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं चीनी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के अनुरोध पर दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई थी।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि दोनों के बीच बातचीत 1.5 घंटे तक चली और इस दौरान ज्यादातर बातें व्यापार को लेकर हुई। साथ ही लिखा कि इसका नतीजा दोनों देशों के लिए सकारात्मक रहा। ओवल ऑफिस में जर्मनी के चांसलर फ्रीड्रिख मर्च के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग ने मुझे चीन आने के लिए कहा है और मैंने उन्हें अमेरिका आने का निमंत्रण दिया है। हम दोनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ चीन जाएंगे और उम्मीद है कि शी जिनपिंग भी अपनी पत्नी के साथ अमेरिकी दौरे पर आएंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को यह बात अच्छी समझ में आ गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की मध्यस्थता यानी मीडिएशन नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करना दोनों देशों को बराबरी पर रखना होगा। थरूर ने कहा कि उपराष्ट्रपति वेंस से हमारी मुलाकात बहुत साफ रही। हमने उन्हें बताया कि मध्यस्थता का मतलब होता है दोनों पक्षों को एक जैसा मानना, जबकि भारत आतंक का शिकार है और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला। ऐसे में दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। वेंस ने हमारी बात को पूरी तरह समझा और अमेरिकी सरकार के बाकी लोग भी बात समझ गए। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील के लिए रियो डी जेनेरियो जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक अमेरिका के लिए काफी अहम है, क्योंकि ब्रिक्स को विकसित देशों के G7 ग्रुप के मुकाबले एक नए शक्ति समूह के रूप में देखा जा रहा है। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सऊदी अरब, UAE, ईरान, मिस्र और इंडोनेशिया के नेता भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होती है तो वो भी अहम मानी जाएगी, खासकर तब जब चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश चल रही है, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना भी शामिल है। वहीं ब्रिक्स सम्मेलन में ये चर्चा भी हो सकती है कि मेंबर देश आपस में व्यापार के लिए डॉलर के बजाय अपनी अपनी घरेलू मुद्रा का इस्तेमाल करें। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही ऐसी कोशिशों को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। इस हफ्ते अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉर्बर्ट लुटनिंग ने कहा है कि भारत का ब्रिक्स में शामिल होना वॉशिंगटन को पसंद नहीं आ रहा है, यानी अमेरिका इस वजह से भारत से नाराज है, इसलिए अमेरिका की भारत पर नजर बनी रहेगी। साफ है कि आने वाला ब्रिक्स सम्मेलन सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से भी बहुत अहम होगा। मोदी के ब्रिक्स में शामिल होने पर पत्रकार सुशांत सिंह ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा मतलब है कि भारत अब अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। ट्रंप चाहे जितनी धमकियां दें, भारत ब्रिक्स के साथ अपने रिश्ते बनाए रखेगा और डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं पर व्यापार करने की कोशिशें जारी रखेगा। लेकिन चीन को इससे क्या संदेश जाएगा, ये देखना बाकी है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां हमारे भारतीय सैनिकों को चीन घुसने नहीं देता है। अब सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स में साथ बैठने से चीन का रवैया बदलेगा या भारत को सिर्फ एक मंच मिल रहा है अपनी बात रखने का, यानी अमेरिका को कड़ा संदेश और चीन की चाल को लेकर इंतजार रहेगा। ट्रंप ने एक बार फिर ट्रैवल बैन का ऐलान किया है। 12 देशों पर सीधा बैन, यानी उनके नागरिकों को अमेरिका में नहीं घुसने दिया जाएगा, और 7 देशों पर आंशिक बैन लागू होगा, यानी उनकी कड़ी जांच की जाएगी। यह आदेश 9 जून से लागू होगा। ट्रंप ने इस आदेश के बारे में कहा है कि यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए लिया गया है, जिससे आतंकवादी अमेरिका में न घुस पाएं। हालांकि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर क्यों है। भारत सालों से कहता आया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। उरी, पठानकोट, पुलवामा जैसे हमले इसकी मिसाल हैं। फिर ट्रंप ने पाकिस्तान को क्यों छोड़ा? वजह क्या है? वजह ट्रंप के परिवार की कंपनी का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से बड़ा सौदा हो सकता है। खुद पाक सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री ने इस सौदे में दिलचस्पी दिखाई थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि मोदी के मित्र ने ही भारत को झटका दे दिया है। और क्या ट्रंप का बैन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है या उनके व्यापारिक हित के लिए? अमेरिका में पढ़ाई का सपना देख रहे भारतीय छात्रों की चिंता इन दिनों बढ़ती जा रही है। वजह है ट्रंप सरकार की नई वीजा नीति, जिसके तहत अब हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को वीजा मिलने से पहले सोशल मीडिया की गहराई से जांच की जाएगी। इसके बाद अब बहुत से छात्र अपने पुराने पोस्ट डिलीट कर रहे हैं, चाहे वो कोई राजनीतिक चुटकुला हो या कोई सामाजिक मुद्दे पर राय हो। कुछ तो पूरे अकाउंट ही डिलीट कर रहे हैं ताकि इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना हो। छात्रों को डर है कि एक छोटा सा लाइक या शेयर भी वीजा रिजेक्ट करवा सकता है। वीजा काउंसलर्स का कहना है कि अचानक अकाउंट डिलीट करना भी शक की नज़र से देखा जा सकता है। इस खबर पर कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुत्व की डिजिटल छाप की कीमत
ये उसी मोदी भक्ति और नफरत भरी, हिंसक और महिलाओं के खिलाफ जहरीली राजनीति का नतीजा है जो 2014 से ब्रांड मोदी के नाम पर फैलाई जा रही है। क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज या पोस्ट फॉरवर्ड किए हैं जिनमें धर्म के नाम पर नफरत, गाली गलौज या महिलाओं का अपमान हो? अगर हाँ तो सोचिए, कहीं आपकी उस एक क्लिक ने समाज में जहर तो नहीं फैलाया? आरबीआई ने ब्याज दर को 0.50% घटाकर 5.5% कर दिया है, यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं, आपकी ईएमआई भी घटेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज 6 जून को सुबह 10 बजे दी। ये मीटिंग 4 जून को शुरू हुई थी। बता दें, इस साल फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.